स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज देखो हम यहाँ पे क्लास 11th है। इस क्लास 11th के अंदर हम यहाँ पे जो बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी का हम यहाँ पे लेसन नंबर 18वां है, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे और एकदम अच्छे से हम ये लेसन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो इस लेसन के अंदर यहाँ पे लेसन का जो नाम है वो है आपके यहाँ पे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, ये हम लेसन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एकदम डिटेल से जो भी चीज़ें इसके अंदर वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले देखो इस चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक बनाना है तो कुछ चीज़ें वो हमें पहले सीखनी पड़ेगी। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे कि भी ये हमारे शरीर की यहाँ पे कोई भी एक कोशिका है, ठीक है। कोशिका के अंदर आपको पता होगा कि कोशिका है तो कोशिका को कार्य करने के लिए यहाँ पे जो भी इसके अंदर जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होगी उनके लिए इस कोशिका को किस किस की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो इसको रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे ग्लूकोज की, किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ग्लूकोज की। और दूसरी रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की। और इस कोशिका के अंदर ये रिक्वायरमेंट होगी तो ये रिक्वायरमेंट होने के बाद में इस कोशिका के अंदर एक तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और दूसरा कोई भी आपके एक्सक्रेटा बनेगा, ठीक है। अब ध्यान में रखना यहाँ पे भी इस कोशिका को ग्लूकोज की कंटिन्यू सप्लाई हो सके और ऑक्सीजन की कंटिन्यू सप्लाई हो सके। इसके अलावा CO2 ये जो भी आपके एक्सक्रेटा बनता है यहाँ पे या CO2 गैस बनती है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए इस कोशिका के चारों तरफ ये ग्लूकोज ऑक्सीजन को भेजने के लिए और CO2 को वापस बाहर निकालने के लिए, शरीर से बाहर निकालने के लिए एक अलग ही प्रकार का यहाँ पे सिस्टम होता है। वो सिस्टम होता है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा होता है यहाँ पे, सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सिस्टम क्या कार्य करता है, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है। पहली बात तो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट। किसका ट्रांसपोर्ट करता है, ये O2 का भी ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 का भी ट्रांसपोर्ट करता है, इसके अलावा ग्लूकोज का भी ट्रांसपोर्ट करता है, इसके अलावा हार्मोन का भी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। कुछ आयंस वगैरह हो सकते हैं, मिनरल्स वगैरह हो सकते हैं, उनका भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा इनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यही आपकी क्या होता है, यहाँ पे सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो सर्कुलेशन का मतलब ऑक्सीजन, CO2, ग्लूकोज, हार्मोन से इनका ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के अंदर, ये क्या होता है, आपके सर्कुलेशन होता है, ठीक है ना। अब हमारी बॉडी के अंदर देखो, हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स टाइप में है, ठीक है ना। मतलब सेल्स और टिश्यू सिस्टम से मिलकर बनी है। ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें, सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे आपको पता होगा स्पंज, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता होगा यहाँ पे सिलेंट्रेटा, इनके अंदर ध्यान में रखना, ये आपके सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इनके अंदर ध्यान में रखना जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आपके ट्रांसपोर्ट ध्यान में रखना, इनकी पानी है, इस पानी के थ्रू होता है। और इनके अंदर, इनकी बॉडी के अंदर कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू इनके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और हमारे अंदर ह्यूमन के अंदर बात करें, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनके अंदर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, वो आपके ब्लड के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, यहाँ पे ब्लड और ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। तो हमें इस चैप्टर के अंदर मेनली जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है भी, एक तो ब्लड के बारे में। देखो टॉपिक कौन कौन से रहेंगे, एक तो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे ब्लड है, इस ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ब्लड ग्रुप। फिर नेक्स्ट आपके ब्लड क्लोटिंग हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि ब्लड क्लोटिंग किस प्रकार की होती है यहाँ पे। ब्लड क्लोटिंग के बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पे हार्ट है, इस हार्ट की आपके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हार्ट की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फिर 5 नंबर पॉइंट होगा यहाँ पे, ध्यान में रखना, हार्ट है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में, किसके बारे में, कार्डियक साइकिल के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर पढ़ेंगे, डिसऑर्डर, हार्ट से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये हमारा आज का यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। तो इसको देखो, ये जो लेसन है हम यहाँ पे इसको अलग अलग पोर्शन के अंदर हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। अलग अलग पार्ट्स के अंदर हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। पार्ट्स 6 बनते हैं या 7 बनते हैं, वो देखते हुए क्लास कितनी लॉन्ग तक होती है। और जो भी क्लास होगी हमारी डेली, वो लगभग आपके
10 से 12 मिनट के आसपास की क्लास होगी, या 15 मिनट लास्ट ले लो, ठीक है ना। मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ब्लड के बारे में। किसके बारे में? ब्लड। देखो, हम ब्लड की बात करते हैं यहाँ पे, तो ध्यान में रखना यहाँ पे ब्लड है, ये एक टाइप का यहाँ पे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ये आपको मेन बात यहाँ पे याद रखनी होती है, ठीक है। ब्लड क्या है यहाँ पे? एक टाइप का यहाँ पे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिर ब्लड है, इस ब्लड के मेनली 2 पार्ट होते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करें, आप साथ में एनसीईआरटी बुक्स है उसको रखकर आप पढ़ सकते हो। ब्लड के मेनली 2 पार्ट होते हैं, ध्यान में रखना। कौन कौन से? एक इसके अंदर जो पार्ट होता है वो होता है यहाँ पे प्लाज्मा का पार्ट, ठीक है, और लिक्विड पार्ट, फ्लूइड पार्ट भी कहते हैं इसको, और एक होता है आपकी कार्पसल्स का पार्ट। कार्पसल्स का पार्ट होता है, ठीक है, या इसको सेल का पोर्शन भी हम यहाँ पे कहते हैं। प्लाज्मा का जो पार्ट होता है ये टोटल ध्यान में रखना यहाँ पे 55% भाग बनाता है ब्लड का। मतलब टोटल जो ब्लड आपके 100% है, उस 100% में से 55% भाग कौन बनाएगा? प्लाज्मा। बाकी 45% जो भाग बनेगा वो किसका बनेगा? आपके कार्पसल्स या सेल का पार्ट बनेगा। हमें सबसे पहले पढ़ना है प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। इस प्लाज्मा को हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो आप प्लाज्मा के बारे में ध्यान में रखना कि इसका जो कलर होता है आपकी वो होता है लाइट येलो, हल्का पीले रंग का, ये आपके एक द्रव्य होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान में रखना, इसके अंदर मुख्य रूप से आपके 2 कंपोनेंट्स ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसके अंदर एक तो जल होता है, और जल के अलावा कुछ इसके अंदर क्या होते हैं? यहाँ पे प्रोटीन होते हैं। जल की मात्रा कितनी होती है? तो जल इसके अंदर यहाँ पे वाटर होता है, वाटर का अमाउंट 90 से 92% होता है। और इसके अलावा यहाँ पे ध्यान में रखना जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो आपके 6 से 8% इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ये परसेंटेज भी ध्यान में रखना। प्रोटीन्स इसके अंदर 3 टाइप की होती है, ठीक है। एक जो प्रोटीन्स होती है उसका नाम होता है यहाँ पे फाइब्रिनोजन। कौन सी प्रोटीन होती है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ठीक है। सेकेंड नंबर होती है इसके अंदर यहाँ पे एल्बुमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन कह सकते हो या एल्बुमिन प्रोटीन कह सकते हो। और एक इसके अंदर जो प्रोटीन होती है उसका नाम होता है यहाँ पे ग्लोबुलिन। कौन सी होती है? ग्लोबुलिन। तो ये मुख्य रूप से इसमें आपके 3 टाइप की प्रोटीन होती है। अब तीनों टाइप की जो प्रोटीन पाई जाती है इनका हमें यहाँ पे फंक्शंस याद रखना है, ठीक है, कि इनका कार्य क्या होता है। फाइब्रिनोजन होता है, ये ध्यान में रखना, यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। किसमें? ब्लड क्लोटिंग। यह हम कह सकते हैं यहाँ पे थक्का बनाने में हेल्प करता है। कई बार कट लग जाता है, मान लो हमारे हाथ के ऊपर, ठीक है, हमारे हाथ के ऊपर कट लग जाती है, ये मान लो यहाँ पे कट लगे, तो उसमें ब्लड बाहर आना यहाँ पे रुक जाता है। थोड़े समय बाद में ब्लड क्या होता है? यहाँ से बाहर आना रुक जाता है, तो उसे हम कहते हैं ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प कौन सा प्रोटीन करता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन करता है, ध्यान में रखना। ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन होता है ये हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? प्रतिरक्षा का कार्य। जो एंटीबॉडी बनती है हमारे शरीर में वो एक प्रोटीन की बनती है, और उस प्रोटीन का नाम क्या होता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें, और नेक्स्ट हमारे सामने एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन का कार्य देखो, ये इंपॉर्टेंट है कार्य, एग्जाम के अंदर, नीट के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एल्बुमिन प्रोटीन होता है, ये परासरणीय संतुलन, ऑस्मोटिक बैलेंस रखने का यहाँ पे कार्य करता है, परासरणीय संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। तो ये 3 हमें यहाँ पे फंक्शंस पता होने चाहिए प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं उनके। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, एल्बुमिन परासरणीय नियमन, ग्लोबुलिन होता है ये प्रतिरक्षा का कार्य करता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है ब्लड के अंदर? तो ब्लड के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ब्लड के अंदर और जो कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे मुख्य रूप से, उसमें मेनली जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें अनेक खनिज आयन्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकते हैं? यहाँ पे खनिज आयन्स वगैरह हो सकते हैं। खनिज आयन कौन कौन से हो सकते हैं इसके अंदर? तो एक तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये कार्बोनेट और क्लोराइड आयन्स हो सकते हैं यहाँ पे। फिर देखो नेक्स्ट, शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, एमिनोम तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनाने अथवा स्कंदन के अनेक कारक या द्रव्य के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं, और बिना थक्का या कारकों के प्लाज्मा को हम क्या कहते हैं? सीरम। मतलब एक पॉइंट और हमारे सामने यहाँ से बनकर आया है,
और वो क्या प्रोटीन यहाँ से क्या बनकर आए, वो आए यहाँ पे सीरम। कि सीरम हम किसको कहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, सीरम किसको कहेंगे। 1 मिनट, इसमें थोड़ा पेज है, डिलीट हो गया है ना, हाँ ये रहा यहाँ पे। इसमें देखो यहाँ पे एक पॉइंट आया और वो पॉइंट आया यहाँ पे सीरम। कि सीरम क्या होता है, सीरम का मतलब जो टोटल हमारे पास प्लाज्मा का भाग है, उस प्लाज्मा के भाग में से अगर स्कंदन प्रोटीन को हटा देते हैं या स्कंदन कारक को हटा देते हैं तो वो हमारे सामने क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है, सॉरी सीरम कहलाता है। मतलब सीरम का मतलब क्या होगा कि जो प्लाज्मा वाला पोर्शन है, ये जैसे कि हमारे सामने इसमें प्लाज्मा है, ठीक है, इसमें क्या है यहाँ पे प्लाज्मा येलो कलर का होता है, तो इसको हम यहाँ पे येलो कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये येलो कलर के हमारे सामने क्या है, इसके अंदर प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा में से मान लो कि भी ये हमारे पास में इसके अंदर क्या है, प्रोटीन्स है ग्रीन कलर के। अगर इस ग्रीन कलर के प्रोटीन्स को हमने यहाँ पे अलग कर लिया, बाहर निकाल दिया, तो पीछे जो प्लाज्मा बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, सीरम। मतलब सीरम में स्कंदन कारक या स्कंदन प्रोटीन नहीं होते। ये चीज़ आपको मेनली यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपके प्लाज्मा की बात हुई। अब हमें कौन सा पढ़ना है यहाँ पे, कार्पसल्स या सेल का पार्ट पढ़ना है। तो इसको कंप्लीट करते हुए कार्पसल्स या सेल का पार्ट क्या होता है। देखो ब्लड है, इस ब्लड के मुख्य रूप से 2 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। एक पार्ट तो हमने यहाँ पे प्लाज्मा का पोर्शन कंप्लीट पढ़ लिया, और एक जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है यहाँ पे सेल या कार्पसल्स का पार्ट। कार्पसल्स के अंदर 3 पार्ट होते हैं यहाँ पे, देखो कौन कौन से, तीनों पार्ट एकदम अच्छे से आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कार्पसल्स के अंदर एक होता है आरबीसी, फिर दूसरा जो पोर्शन होता है वो होता है यहाँ पे डब्ल्यूबीसी, और फिर नेक्स्ट होता है यहाँ पे प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी का जो पूरा नाम है आपको पता होगा, यहाँ पे रेड ब्लड कार्पसल्स कह सकते हो आप, रेड ब्लड कार्पसल्स कह सकते हो। डब्ल्यूबीसी का हो जाएगा यहाँ पे वाइट ब्लड कार्पसल्स कह सकते हो हम यहाँ पे, कार्पसल्स, ठीक है। और प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स को इसको प्लेटलेट्स कहते हैं। आरबीसी का जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम होता है इसका इरिथ्रोसाइट। क्या होता है, इरिथ्रोसाइट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है यहाँ पे ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। तो ये हमें यहाँ पे नाम पता रखने हैं। फिर देखो आरबीसी के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा पोर्शन पढ़ेंगे हम यहाँ पे, आरबीसी, ठीक है। पहली बात ध्यान में रखना आरबीसी के बारे में कि जो ब्लड है, इस ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। किसके कारण पूछे तो बताना आपको, आरबीसी का। क्यों, आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है और उस पिगमेंट का नाम होता है यहाँ पे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस किस का बना होता है, तो हीमोग्लोबिन एक तो हीम प्लस एक ग्लोबिन क्या होती है, प्रोटीन होती है, ठीक है। हीम का मतलब होता है आयरन, क्या होता है, आयरन, ठीक है। तो आयरन के कितने अलग अलग यहाँ पे होंगे आपके, आयरन कितने होंगे, 4 आयरन, मतलब 4 आयरन मिलकर एक हीमोग्लोबिन का क्या करते हैं, निर्माण। जिस प्रकार हमारे पास में ये मान लो आपके 4 इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, आयरन, ये 4 हमारे पास में क्या हो गए, आयरन, ठीक है। और इन आयरन के साथ में इस प्रकार ये ग्लोबिन की क्या होती है, श्रृंखला होती है। ये हमारे पास में एक हीमोग्लोबिन बन गया। तो मुख्य रूप से आरबीसी है, ब्लड के अंदर जो रेड कलर होता है वो आरबीसी के कारण, क्योंकि आरबीसी में एक पिगमेंट होता है और उसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। हीम का मतलब होता है आयरन। तो 4 आयरन हैं, ये मिलकर एक हीमोग्लोबिन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट सेकेंड नंबर बात, सेकेंड नंबर बात ये ध्यान में रखनी है कि जो आरबीसी है, इस आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, ठीक है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। फिर नेक्स्ट इसी के अंदर पोर्शन आपको ध्यान में रखना है कि आरबीसी है, इस आरबीसी की अगर लाइफ साइकिल की बात करें, लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल 120 डे का होता है, 120 डेज का, ठीक है। 120 डेज का इसका लाइफ साइकिल होता है। कंप्लीट हम बात करेंगे आरबीसी के अंदर यहाँ पे। और मेन आरबीसी का फंक्शंस क्या होता है, वह O2 वे है CO2 का
ट्रांसपोर्ट। O2 और CO2 का क्या करता है, ये आपके ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखो नेक्स्ट, आपको पता होगा कि भाई हमारे बॉडी के अंदर जो RBC है, ये RBC का मेन फंक्शंस क्या होता है। जैसे कि ये हम बात करें यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर, ये इस प्रकार से हम यहाँ पे एक हड्डी बना रहे हैं, ठीक है। और इस हड्डी के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे ये येलो कलर का बना देते हैं, ये बीच में आपके यहाँ पे बोन मैरो, ठीक है। और इसके अंदर ये हमारे पास में एक हड्डी बना दी, ठीक है। इससे देखो हड्डी के बीच ये जो खोखला वाला जो पोर्शन होता है, इसे हम कंप्लीट को कहते हैं बोन मैरो। लेकिन किनारे पर जो छिद्र होते हैं इनको हम कहते हैं रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, ठीक है। इस साइड में भी ये क्या है, यहाँ पे रेड बोन मैरो। पहली बात तो बोन मैरो कहाँ पे होता है, तो हमारे हाथ और पैर की जो लॉन्ग बोन्स होती है उनके बीच में खोखली बांसुरी के समान, मान लो बांसुरी और बीच में से खोखली संरचना होती है, तो वहाँ पे एक टिश्यू फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। जो किनारों पर होता है वो तो आपके रेड बोन मैरो होता है, और इसके अलावा जो बीच में होता है येलो कलर का, इसे हम कहते हैं यहाँ पे येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। तो हमारी बॉडी के अंदर आपको पूछे कि रेड बोन मैरो का फंक्शंस क्या होता है, रेड बोन मैरो RBC का फॉर्मेशन करता है। रेड बोन मैरो के थ्रू ही आपके WBC का फॉर्मेशन होता है। रेड बोन मैरो के थ्रू ही यहाँ पे प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये ध्यान में रखना, RBC, WBC और प्लेट्स, इन तीनों का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, बोन मैरो के अंदर। कौन सी बोन मैरो, रेड बोन मैरो। येलो बोन मैरो का कोई कार्य नहीं होता। आगे बताऊंगा क्या कार्य होता है, लेकिन एक बार ध्यान में रखना इसका कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ध्यान में रखना, RBC है, ये हमारी ब्लड के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती है, उस ब्लड कैपिलरीज में से आपके RBC निकलती है। ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ब्लड वेसल्स आगे चलकर इसके यहाँ पे अलग अलग पार्ट के अंदर यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। ऐसे अलग अलग पार्ट्स के अंदर क्या हो जाती है, यहाँ पे डिवाइड। अब ये RBC अगर इन ब्लड कैपिलरीज में से जाएगा तो ब्लड कैपिलरीज की साइज़ क्या है, यहाँ पे कम, तो ये किनारों से धीरे धीरे क्या होता जाएगा, नष्ट। अब इसमें घुसेगा तो इसका साइज छोटा है, ब्लड कैपिलरीज, ये है आपके ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। मतलब ब्लड वेसल से छोटी अगर यहाँ पे नलिका है तो उसे ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं। अब इसमें RBC जब इंटर होगी ब्लड कैपिलरीज के अंदर, तो यहाँ पे RBC का साइज यहाँ पे बड़ा, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे RBC छोटी छोटी वाहिनियों में से जाएगा तो ये ऊपर की सतह धीरे धीरे क्या होने लगेगी, नष्ट। इसका 120 दिन तक हमारी बॉडी में आसानी से ट्रेवल करती है, और 120 दिन के बाद में जो RBC होती है, ये RBC प्लीहा में, कहाँ पर, प्लीहा या स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन के अंदर जाकर 120 दिन के बाद में नष्ट हो जाती है। और इसीलिए स्प्लीन को हम यहाँ पे ग्रेव यार्ड ऑफ RBC कहते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ RBC, या RBC का कब्रिस्तान किसको कहते हैं हम यहाँ पे, स्प्लीन को कहते हैं। क्यों, क्योंकि 120 दिन के बाद में RBC स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉयड हो जाती है। बचा कुचा जो भी हीमोग्लोबिन है वो स्प्लीन के थ्रू कहाँ पे जाता है, लीवर, ठीक है। लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, और लीवर के अंदर आपको पता होगा एक विशेष टाइप की सेल्स होती है जिसको हम कहते हैं कुफर सेल्स। ये कुफर सेल्स RBC के अंदर बाकी जो हीमोग्लोबिन है उसको भी डिस्ट्रॉयड कर देता है यहाँ पे, और दो पिगमेंट बनाता है। कौन कौन से पिगमेंट बनाता है सर, एक पिगमेंट तो बनाता है यहाँ पे बिलवर्डिन, बिलवर्डिन, और एक बनाता है यहाँ पे बिलीरुबिन, बिलीरुबिन। ये दो टाइप के पिगमेंट बनाता है। अगर ये पिगमेंट ज़्यादा हो जाता है तो हमें जॉइंडिस या पीलिया हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक बार आप RBC के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान में रखना कि भाई हमारी RBC को इरिथ्रोसाइट, और WBC को हम यहाँ पे ल्यूकोसाइट कहते हैं, और पट्टी कणु इसका प्लेटलेट्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ये जो संयुक्त रूप से पदार्थ हैं ये आपके ब्लड के अंदर होते हैं। यहाँ पे ये जो ब्लड के अंदर कोशिकाओं का भाग है 45% भाग बनाता है। इरिथ्रोसाइट RBC, इसके अंदर क्या होता है यहाँ पे कि जो केंद्रक होता है वो केंद्रक क्या होता है आपके अनुपस्थित। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है, इनके अंदर केंद्रक नहीं मिलता है। इसकी आकृति बाइकोनकेव या उभयावतल होती है। हीमोग्लोबिन होता है यहाँ पे एक स्वस्थ 100 ml ब्लड, मतलब मनुष्य में 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये विशेष तौर से ध्यान में रखना, और 120 दिन का जीवन काल होता है।
और फिर आपकी क्या हो जाती है 120 दिन के बाद में प्लिया में जा करके नष्ट हो जाती है। ये मुख्य रूप से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी जो ल्यूकोसाइट का जो पोर्शन है वो हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट्स ज़रूर करना।